हेलो एवरीवन, माय नेम इज सी एस शलाका शर्मा एंड आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो वीडियो है JIGL CS एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट का रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्ट 1908. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद द थियोरी ऑफ दिस एक्ट देख लेते हैं एग्जैक्टली ये एक्ट क्या है और उससे भी पहले ये एक्ट क्यों बनाया गया है. ओके, सो लेट अस सी रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्ट एग्जैक्टली क्या है. देखो, RODA दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्ट 1908, दैट इज 1908 में एक ऐसा एक्ट बनाया गया था जो क्या करता है ना, हर प्रकार के ट्रांजैक्शंस से आए हुए डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, उन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करने के लिए प्रोविजन बनाता है. रजिस्टर करने के लिए प्रोविजंस बनाते हैं. इन डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशंस में दो सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है सेक्शन 17 और एक है सेक्शन नंबर 18. सेक्शन नंबर 17 टॉक्स अबाउट कंपल्सरी कौन से डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करने हैं एंड सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट कौन से डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, मतलब करवाना जरूरी नहीं है. तो वो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होते हैं, मतलब एग्जैक्टली क्या हो जाता है, वो डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे पब्लिक डोमेन में. और एक बार वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया, फिर क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर होने से वो ट्रांजैक्शन जो किसी प्रॉपर्टी के लिए हुई है, उस प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो क्या कर सकता है, ओनर अपना टाइटल ना क्लेम कर सकता है. किसके अगेंस्ट क्लेम कर सकता है, एंटायर वर्ल्ड के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है. और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड उस ओनर के कुछ राइट्स एस्टैब्लिश हो जाएंगे और कुछ ड्यूटीज भी एस्टैब्लिश हो जाएगी. इससे क्या होगा, इससे उस ओनर को क्या प्रूफ करते आएगा, एक एविडेंस प्रूफ करते आएगा. प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होने के वजह से वो बता सकता है कि उसके पास उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, टाइटल है, उससे रिलेटेड ओनरशिप प्राप्त करने से रिलेटेड सारे फॉर्मेलिटीज वो एग्जीक्यूट कर चुका है. और उस वजह से किसी प्रकार की फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी भी बचाई जा सकती है, स्टॉप की जा सकती है. इसलिए गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्ट बनाया हुआ है, जो किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हुए या होने वाले डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करने का एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं. और उस रजिस्ट्रेशन के वजह से पब्लिक डोमेन में, पब्लिक में लोगों को पता चलता है या एक पर्सन अपना ओनरशिप लोगों के सामने बता सकता है कि बॉस, if you are looking at this particular property, see this, I have the documents relating to this property, I have registered this property to the government in my favor, and because I have registered this document, I have ownership of this document. Now because I have ownership of this document, nobody can interfere with my property because I have all the rights related to this property since this property has been registered in my name. So this is what is the Registration of Documents Act 1908. Let us see theory simultaneously. Registration of a document
inter alia ensures its proper preservation and record. देखो, inter alia is a small maxim जिसका मतलब होता है among other things. among other things मतलब काफी अलग अलग चीजों के साथ साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये भी प्रोवाइड करता है। तो काफी अलग चीजें क्या प्रोवाइड करता है, मतलब अगर आप कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर करते हो तो सबसे पहली चीज तो वो रजिस्ट्रेशन हो गया है, उस वो डॉक्यूमेंट प्रिजर्व हो गया। आज अगर मेरे से गुम जाता है तो गवर्नमेंट ऑफिस में जहां मैंने रजिस्टर कराया था वहां उसकी एक कॉपी रहेगी, फिर रिकॉर्ड में रहेगा वो गवर्नमेंट के रजिस्टर होने की वजह से कि ये डॉक्यूमेंट सम ए पर्सन सम एक्स पर्सन के फेवर में क्या हुआ है, रजिस्टर हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन के वजह से दो चीजें तो हो गई, यहाँ प्रॉपर प्रिजर्वेशन हो गया है, उसका रिकॉर्ड हो गया है। अब इंटर आलिया बोला है मतलब और भी चीजें हुई है। क्या क्या चीजें हुई है, एविडेंस क्रिएट हुआ है। क्या एविडेंस क्रिएट हुआ है कि जिस पर्सन के फेवर में ये प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है वही पर्सन, अगर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट होता है तो ये जो डॉक्यूमेंट है जो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है उसे प्रॉपरली एविडेंस बोल के किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करने के लिए प्रेजेंट कर सकता है, एविडेंस बोल के प्रेजेंट कर सकता है। और क्या हो सकता है, उसे ओनरशिप अपनी क्लेम करते आएगी या वो टाइटल क्लेम कर सकता है अपना किसी भी आउटसाइडर के अगेंस्ट। और क्या हो सकता है, उस प्रॉपर्टी से कोई भी फ्रॉड्यूलेंटली अपने किसी भी प्रकार के कोई और फ्रॉड्यूलेंट इंटरेस्ट कोई पर्सन क्लेम नहीं कर सकता है। सो वो प्रॉपर्टी से फ्रॉड या फॉर्जरी भी अवॉइड की जा सकती है, ऐसी इलीगल एक्टिविटीज कम होंगी। देखो ये क्या है ना, ये सारी चीजें भी हो सकती है लेकिन उन्होंने मेंशन दो ही चीजें की है। तो इसका मतलब है इंटर आलिया बाकी चीजों के साथ साथ रजिस्ट्रेशन प्रॉपर प्रेजर्वेशन भी इंश्योर करता है और रजिस्ट्रेशन से रिकॉर्ड मेंटेनेंस में भी आसानी होती है। The Registration Act 1908 is the law relating to registration of document. इस 1908 के कायदे के तहत क्या चीज रजिस्टर की जाती है, डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया जाता है। registration is of a document and not of a transaction. कोई ट्रांजैक्शन से जब कोई डॉक्यूमेंट बनता है ना तो उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर किया जाता है और उस ट्रांजैक्शन या वो अमाउंट या उस ट्रांजैक्शन के अंदर जो कंटेंट है उसे रजिस्ट्रेशन एक्ट रजिस्टर नहीं करता है। ओके, सो अब हम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट सेक्शंस देखने वाले हैं जिसमें डिसाइड होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करवाने हैं। तो ये दो सेक्शंस कौन से हैं, ये दो सेक्शंस है सेक्शन नंबर 17 और सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 17 सेज कौन से डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर आप उस प्रकार के ट्रांजैक्शन एंटर करते हो और फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है तो आपके पास चॉइस नहीं है, अरे मैं इसे रजिस्टर करवाऊं या नहीं करवाऊं। हाँ ठीक है ना, अगर मुझे एविडेंस नहीं भी रहा तो चलेगा, मैं रजिस्टर नहीं करवाता हूँ। ऐसा कोई भी ऐसा कोई भी ऑप्शन हमारे पास जब नहीं होता है तब उन चीजों की, उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट सेक्शन नंबर 17 में दी गई है कि आपको उन्हें बिना देखे बिना सोचे अगर आप उस प्रकार का डॉक्यूमेंट का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को आपने कंपल्सरीली रजिस्टर करना ही है। और सेक्शन नंबर 18 टॉक्स अबाउट
all those documents whose registration is optional। मतलब अगर आप चाहो तो रजिस्टर करवाइए, हाँ रजिस्टर करवाएंगे तो उसके अलग बेनिफिट्स भी रहेंगे। जैसे वही सारे फायदे हमने जो पिछले 2 स्लाइड्स में देखे, वो सारे फायदे तो कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाने पर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर हम नहीं चाहे तो हमारे पास ये ऑप्शन है दैट वी नीड नॉट गेट दैट डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड। सो सेक्शन नंबर 18 gives a list that what all documents are not compulsorily registerable. Section 17 talks about those documents which are compulsorily registerable, and section 18 talks about those documents whose registration is optional. So let us one by one see what are the documents whose registration is compulsory and whose registration is optional. Let us start with section number 17, that is compulsory registration. First is instrument of gift of immovable property. ओके सो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी है, कैसी प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो गिफ्ट ना मूवेबल प्रॉपर्टी का भी किया जा सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी किया जा सकता है। लेकिन जब आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर रहे हैं या आप कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में ले रहे हैं, तब उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एनी फॉर्म ऑफ लीगल पेपर दैट इज अ डॉक्यूमेंट, एनी फॉर्म ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली कोई भी कागज पत्र जिससे दो पार्टीज के बीच राइट्स और लायबिलिटीज डिसाइड होती है, उसे इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। तो जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट की हो ना, तो उसका भी जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है। ओके और क्या रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है? पहला तो हो गया गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा other non-testamentary instruments other than instrument of gift of immovable property which purport or operate to create, declare, assign, limit or extinguish whether in present or in future any right, title of interest whether vested or contingent of the value of 100 rupees and upwards to or in immovable property situated in a district in which this act is in force। चलो आइए देखते हैं क्या है। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ओके ये इंस्ट्रूमेंट किस चीज से रिलेटेड है? ये इंस्ट्रूमेंट है नॉन टेस्टामेंटरी। टेस्टामेंटरी मतलब कोई चीज जो बिक्वीत होती है। बिक्वीथ मतलब जो वारसा से आगे चलती है। जैसे फादर की प्रॉपर्टी फादर के बाद में अपने बेटे को मिल गई, उसकी प्रॉपर्टी और आगे के जनरेशन को पास ऑन हो गई, उसे टेस्टामेंटरी कहा जाता है। तो हम यहाँ कौन से डॉक्यूमेंट्स के बारे में देख रहे हैं? हम यहाँ उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देख रहे हैं जिनका नेचर है नॉन टेस्टामेंटरी। ओके अदर नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट अदर देन गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो पॉइंट 1 में ही हमें पता चल गया कि कंपलसरीली रजिस्टर करना है। तो इन नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट्स में से इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट के इंस्ट्रूमेंट को हटा देना है। वो इंस्ट्रूमेंट जो क्या करते हैं, जो क्रिएट करते हैं फिर एक्सटिंग्विश करते हैं फिर और क्या करते हैं और असाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ये सब चीजें क्या क्रिएट करते हैं, क्या डिक्लेयर करते हैं? ये किसी भी प्रकार का राइट या टाइटल, मतलब राइट टाइटल इंटरेस्ट, ओके राइट या टाइटल या इंटरेस्ट किसमें? उस प्रॉपर्टी में
जो नॉन टेस्टामेंट्री प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का राइट, टाइटल या इंटरेस्ट क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, असाइन करते हैं, लिमिट करते हैं, एक्सटिंग्विश करते हैं, और उसकी वैल्यू कितने से ज्यादा होगी, ग्रेटर देन ₹100, तो आपको क्या करना है, उसे कंपल्सरीली रजिस्टर करना है। ओके, फिर से देख लेते हैं सेक्शन 17 दो चीजें बताता है। हमने अभी तक दो चीजें देखी। सबसे पहला गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपको उसको रजिस्टर करवाना है। दूसरा, कोई भी ऐसा नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू ₹100 से ज्यादा है और वो इंस्ट्रूमेंट किसी प्रकार का राइट, टाइटल, इंटरेस्ट डिक्लेयर कर रहा है, असाइन कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, लिमिट कर रहा है। वैल्यू आपने याद रखनी है, ये वैल्यू बहुत जरूरी है, वैल्यू हमें याद होनी ही चाहिए। ठीक है, वैल्यू कितने से ज्यादा है, ₹100 से ज्यादा है अगर, तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली करवाना है। ओके, दो चीजें हो गई यहाँ पे। थर्ड देखते हैं, तीसरा, non-testamentary instrument which acknowledge the receipt or payment of any consideration on account of creation, declaration, assignment, limitation or extinction of any such right, title or interest. ओके मतलब किसी भी प्रकार का, फिर से हम वही देख रहे हैं, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, लेकिन अब ये किस चीज से रिलेटेड है, कोई रिसीट या पेमेंट, कोई चीज का कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब वो चीज जो दूसरे किसी चीज के बदले में आई हुई है, उसका कुछ रिसीट या पेमेंट रहेगा ना, तो वो भी हमें रजिस्टर कराना है। बट देयर इज वन स्मॉल हिच, to be registerable the following conditions must be satisfied। रिसीट या पेमेंट हम किसी भी चीज के कंसिडरेशन का जब कर रहे हैं, तब उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहला वो कोई कंसिडरेशन होना चाहिए, उसके बदले या तो हमने कोई चीज देनी है जिसके बदले हमें कुछ रिसीट आ रहा है, या हमने कुछ लेना है जिसके बदले हमने कुछ पेमेंट किया है, तो सबसे पहला वो कंसिडरेशन ही होना चाहिए। And second, it must on the face of it be an acknowledgement of payment or consideration of the value of ₹100 or upwards। okay, so हमने क्या किया यहाँ पे, हमने देखा कि वो कंसिडरेशन होना चाहिए और कंसिडरेशन की भी वैल्यू कितने से ज्यादा होनी चाहिए, 100 या 100 से ज्यादा रुपए की होने चाहिए। तो यहाँ हमने देखा थर्ड पॉइंट। तो ये है 3 points which talk about compulsorily registerable documents। 3 points कौन से हैं, एक गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दूसरा कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, तीसरा कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री एक्नॉलेजमेंट है। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी वैल्यू का रहेगा कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल रहेगा। अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट वैल्यू 100 से ज्यादा, एंड अदर नॉन टेस्टामेंट्री कंसिडरेशन वैल्यू 100 से ज्यादा। ये तीन चीजें हमें कंपल्सरीली याद रखनी है और रजिस्टर भी करवानी है। ओके, नेक्स्ट classification, we are continuing with section 17 compulsorily registerable documents। in following cases registration is not compulsory। okay, now what is this, what where registration is not compulsory, कि भले ही ना ये किसी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, देखो इंस्ट्रूमेंट्स में है ना किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो इसमें ये जो सेकंड क्लॉज है और थर्ड क्लॉज है, इसमें से कुछ चीजें कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल नहीं रहेगी। वो कौन सी है, द लीज व्हेन इट इज नॉट फ्रॉम ईयर टू ईयर। ईयर टू ईयर का मतलब क्या होता है, वो लीज का ड्यूरेशन 1 ईयर का होता है, जो कि ड्यूरेशन समाप्त होने पर ऑटोमेटिकली रेन्यूएबल होता है। अनलेस एंड अनटिल पार्टीज ने कुछ और स्पेसिफाई किया है, लीज ऑटोमेटिकली रेन्यू होती है। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। फिर उसके बाद इफ इट इज फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर,
लीज का ड्यूरेशन कैसा है, इट इज लेस देन 1 ईयर। अगर उसका ड्यूरेशन 1 साल से कम है फिर भी वो क्या नहीं है, उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। इट इज नॉट रिक्वायरिंग एन ईयरली रेंट, even in this case registration is not compulsory. Non-testamentary instrument transferring or assigning any decree or order of a court or any award of the value less than 100 rupees। अगर ऐसा कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या किया गया है, कोर्ट की कोई डिक्री लिखी हुई है या कोर्ट का कोई ऑर्डर लिखा है या कोई भी अवार्ड लिखा है, उसकी वैल्यू 100 से ऊपर रहेगी तो हमने रजिस्ट्रेशन कराना है, वैल्यू 100 से नीचे आ गई कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। If the document containing contracts to transfer any immovable property shall be registered if they are executed on or after commencement of registration and other related laws, uh, Amendment Act 2001। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है 2001 के अमेंडमेंट के बाद वो कंपल्सरीली रजिस्टर किया जाएगा। ओके, सो सेक्शन नंबर 17 का हमने फर्स्ट पार्ट देखा। हमने क्या देखा, हमने 3 चीजें देखी जो कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल है। उसके बाद हमने 3-4 चीजें ऐसी देखी जिसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। ये सब चीजें हमने ऐसे एक्सेप्शन में क्यों देखे, क्योंकि ये सारे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स है, इसलिए जो फर्स्ट पॉइंट में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में सेकंड और थर्ड पॉइंट था उसमें ये एक्सेप्शंस में आएंगे। इन प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, लीज डीड भी तो इंस्ट्रूमेंट ही हुआ, डिक्री ऑर्डर अवार्ड ये भी तो इंस्ट्रूमेंट ही हुए। जब ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है और वो हमें कहा गया है कि उसका 17 सेक्शन सब सेक्शन 1 के तहत कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है, उन इंस्ट्रूमेंट्स में से ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं रजिस्टर करने हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। एक्सेप्शंस टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। 17 सबसेक्शन 1 कौन से डॉक्यूमेंट्स की बात करता है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो जब 17 सबसेक्शन 1 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है, हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सेप्शंस। तो अब अगेन हम जो लिस्ट पढ़ने वाले हैं वो चीजें कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल होंगी या नहीं होंगी, नहीं होंगी, कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल नहीं होंगी ये सारी चीजें। ठीक है, लेट अस सी। अब अगेन ध्यान से देखना, ये कौन से है, नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स। क्यों, क्योंकि सबसेक्शन 1 के तहत सेक्शन 2 और सेक्शन 3 क्लियरली बता रहा था कि नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल होंगे। उनमें से भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल नहीं है। कौन से है, any composition deed, that is every deed the essence of which is composition। अब composition मतलब क्या होता है, let's say for example A है and B है, A ने B को कुछ पैसा ना लेंड किया है, उधार पे दिया हुआ है, B ने A को वो पैसा रिटर्न करना है। जब ना इन दोनों के बीच कोई एक एग्रीड अमाउंट पे सेटलमेंट हो जाता है और ये दोनों एग्री कर जाते हैं कि फिलहाल के लिए बी ए को पूरा पैसा नहीं दे सकता है लेकिन उसका आधा ही पैसा देगा या 60% ही देगा या सो एंड सो अमाउंट ही रिटर्न करेगा। और जब उन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हो जाता है कि ठीक है आई विल कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस मच अमाउंट, ऐसे में उनके बीच एक कॉम्पोजिशन डीड बन जाता है। तो कॉम्पोजिशन डीड को कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट भी कहा जा सकता है।
तो इस प्रकार का जब कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट डीड बनता है उसे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। एनी इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू शेयर्स इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, शेयर से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट होगा जैसे शेयर सर्टिफिकेट मानो, शेयर ट्रांसफर डीड मानो, वो भी कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल नहीं है। कंपनी ने कोई भी डिबेंचर इशू किया है वो भी रजिस्ट्रेबल नहीं है। एंडोर्समेंट अपॉन और ट्रांसफर ऑफ एनी डिबेंचर, वो डिबेंचर ट्रांसफर किया जा रहा है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल नहीं है। एनी डॉक्यूमेंट अदर देन द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज ई अबव creating merely a right to obtain another document which will, when executed, create, declare, assign, limit or extinguish any such right, title or interest। ये क्या है देखो, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जो हम आज तैयार कर रहे हैं जिससे हमें राइट, टाइटल या इंटरेस्ट कब मिलने वाला है, फ्यूचर में मिलने वाला है। फ्यूचर में जब हमें राइट टाइटल या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सॉरी राइट टाइटल या इंटरेस्ट चाहिए, तब हम उस राइट से रिलेटेड अलग डॉक्यूमेंट बनाएंगे। फ्यूचर में बनने वाला डॉक्यूमेंट रजिस्टर होगा, आज बनाया हुआ डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं होगा, क्योंकि हम ये डॉक्यूमेंट किस लिए कर रहे हैं, टू obtain another document. So when we obtain this one document, this document will be duly registered. So today when we are making a document to obtain another document, the document that we are making today need not be compulsorily registered. एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, कोर्ट या डिक्री का कुछ ऑर्डर होगा, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने ग्रांट किया हुआ होगा, देन रेवेन्यू ऑफिसर ने कोई पार्टीशन का इंस्ट्रूमेंट दिया होगा, कोई डॉक्यूमेंट बनाया होगा, देन लोन, लैंड इम्प्रूवमेंट एक्ट या लैंड इम्प्रूवमेंट लोन्स एक्ट के तहत कोई भी लोन ग्रांट हुआ है, या कोलैटरल सिक्योरिटी का कोई एग्रीमेंट अगर लैंड हो, अगर वो एग्रीमेंट बनाया गया है, उसका कोई डॉक्यूमेंट बनाया गया है, वो भी कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट लोन एक्ट के तहत कोई लोन दिया है वो भी कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल नहीं है। लैंड इम्प्रूवमेंट एक्ट एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें गवर्नमेंट ना लोन ग्रांट करती है उन लोगों को जिनको लैंड पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स या कुछ बेटरमेंट्स या कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने होते हैं। ओके, एंड एग्रीकल्चरल लोन एक्ट भी एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए लोन ग्रांट किया जाता है, पर उन ऑब्जेक्टिव्स या उन पर्पसेस के लिए जिसके लिए लैंड इम्प्रूवमेंट लोन्स एक्ट प्रोवाइड नहीं करता है। तीसरा है चैरिटेबल एंडोवमेंट्स एक्ट। चैरिटेबल एंडोवमेंट्स एक्ट वो प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है जो प्रॉपर्टी किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है, वो प्रॉपर्टी किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के कंट्रोल में है, या वो प्रॉपर्टी कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ट्रस्ट में वो प्रॉपर्टी रखी है उसके लिए। any endorsement on a mortgage deed acknowledging the payment or or any part of mortgage money। mortgage money मतलब क्या होता है, जहां कहीं पे भी लोन लिया है उसके बदले कोई भी प्रॉपर्टी जब गिरवी रखी हुई है ना, वो गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी के लिए अगर लोन का अमाउंट पे किया है ना, उससे रिलेटेड जो एंडोर्समेंट है, उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है, वो भी रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। any certificate of sale granted to the purchaser of any property sold by public auction by civil or revenue officer। सिविल या रेवेन्यू ऑफिसर ने पब्लिक ऑक्शन में कुछ गुड्स सेल किए हैं, उसके परचेसर को जो सर्टिफिकेट मिला है ना उस गुड्स से रिलेटेड, वो चीज भी रजिस्टर कंपल्सरीली रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है। ओके, सो यहाँ हमने सेक्शन नंबर 17 देखा। एक और बार सेक्शन नंबर 17 का ना याद रखने का एक सिंपल सा तरीका देख लेते हैं। ओके, अब हमें कैसे याद रखना है कि सेक्शन नंबर 17 बोलता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल है। इसमें हमें क्या याद रखना है, इसमें हमें सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहला जनरल प्रोविजन है जिसमें कितनी चीजें कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल है, 3। वो कौन सी है 3 चीजें, सबसे पहला है गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा है कोई भी नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट वैल्यू मोर देन 100, एंड तीसरा है नॉन टेस्टामेंटरी एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंसिडरेशन वैल्यू मोर देन 100। ये 3 चीजें हैं, बराबर। इसके बाद हमने देखा था कि कौन सी चीजें
एक्सेप्शन में आती है। ओके, सबसे पहले हमने ना ये चीज देखी थी। ओके, ये वेयर रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, इसमें हमने कितनी चीजें देखी थी? वेयर रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, इसमें हमने देखी थी 4 चीजें, जहां लीज ईयर टू ईयर नहीं है, जहां उसका ईयरली रेंट नहीं है, जहां उसका लीज का ड्यूरेशन 1 साल से भी कम का है, और जहां एक्नॉलेजमेंट की वैल्यू 100 रुपीज से कम है, या जहां डिक्री कोर्ट अवार्ड उसकी वैल्यू भी 100 रुपए से कम है। ओके, उसके बाद की चीज हमने क्या देखी थी? हमने इसके बाद देखे थे कुछ चीजें सेक्शन 17 के एक्सेप्शंस है। अब वो सेक्शन 17 के एक्सेप्शंस कितने हैं हमने देखे थे, चलो गिनते हैं कितने एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये 13 चीजें क्या है? एक्सेप्शंस टू सेक्शन 17 है। एक्सेप्शंस टू सेक्शन 17 मतलब विच आर not required to be compulsorily registered. These documents or these instruments are not required to be compulsorily registered. So we need to know 17 में से point blank 3 चीजें हमें कंपल्सरीली रजिस्टर करनी है। इन 3 में से भी क्या है ना, ये 4 चीजें क्या है? एक्सेप्शंस है। और इसके क्लॉज बी और क्लॉज सी मतलब नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट और नॉन टेस्टामेंटरी एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंसिडरेशन के और 13 एक्सेप्शंस है। ये 13 चीजें हैं जो सेक्शन 17 के एक्सेप्शंस है। ओके, सो यहाँ हमने देखा सेक्शन नंबर 17 क्या था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 18, इजी, वेरी इजी सेक्शन। अब यहाँ वो सारे डॉक्यूमेंट्स है जिसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, रजिस्टर कराना है कराओ, नहीं कराना है मत कराओ। ओके, चलो ये याद रखना ना और भी आसान है, क्योंकि अब हमें ये याद रखना है कि हमने सेक्शन 17 में ये देखा कि 100 से ऊपर का वैल्यू अगर रहेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। हमें यहाँ पे पहले सबसे पहले तो एक चीज गार्ड बांध के रखनी है कि 100 से कम वैल्यू रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली किधर आ जाएगा? सेक्शन नंबर 18 में। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका सबसे पहला आ गया इंस्ट्रूमेंट, नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट। ये हमने देखा क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट, एक्सटिंग्विश वेदर इन प्रेजेंट और फ्यूचर, RTI दैट इज राइट टाइटल और इंटरेस्ट, वैल्यू लेस देन 100 रुपीज। सबसे पहला क्या बोलता है? कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो जिसकी वैल्यू 100 रुपए से कम है, रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। Instruments acknowledging the receipt or payment of any consideration on account of creation, assignment, limitation or extension of any such right, title or interest जिसकी भी वैल्यू कितने से कम है? 100 रुपीज और लेस, उससे अगर उसकी वैल्यू कम होगी तो। फिर लीज का हमने देखा, हमने सेक्शन 17 में भी देखा था कि अगर 1 साल या 1 साल से ज्यादा है तो वह कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल है। यहाँ पे क्या है? नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, अगर लीज की वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर है तो इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। ओके, फिर इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री, ये चीज हमने वो लास्ट पॉइंट में 4 चीजें देखी थी ना एक्सेप्शंस। डिक्री है, ऑर्डर है, अवार्ड है, क्रिएट हो रहा है, उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू किससे कम है? लेस देन 100 रुपीज, तो वो भी क्या हो जाएगा? नॉट कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल। इंस्ट्रूमेंट विच परपोर्ट टू क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और extinguish any right, title or interest to or in movable property. Movable property आ गया, again it is not compulsorily registrable. Will, that is वसीयत, and other documents not required by section 17। मतलब ये क्या था? हमने वो exceptions देखे थे। कितने exceptions देखे थे? 13 exceptions देखे थे हमने। ओके, सो हमें एक याद रखना है, 17 सेक्शन कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल, 3 चीजें हैं, 3 में से सबसे पहले एक्सेप्शंस 4 है और फिर टोटल एक्सेप्शंस 13 है।
हम देख रहे हैं 18। 18 क्या बोलता है? ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। 18 में कौन से कितने डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन के? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये चीजें क्या है? ये चीजें ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन के लिए। सो यू नीड टू रिमेंबर सेक्शन नंबर 18 which provides for optional registration of document. In there are 7 documents which are not compulsorily registerable under the Registration of Documents Act. So this was section 17 and section 18. We need to remember section 17 and section 18 are the most important sections of this chapter. Okay, आगे बढ़ते हैं. Let us see. छोटे छोटे concepts है अभी, आसान आसान से concepts है अभी. Time limit for presentation. A document other than a will must be presented within 4 months of its execution. Execute करना मतलब एंटर करना, उसे फॉर्म करना, उसे प्रिपेयर करना, उसके तहत लायबिलिटी इनकर करना. ये जिस किसी दिन होता है उस दिन से 4 मंथ्स के अंदर वो क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए. किस चीज के लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए. In case of urgent necessity, period is 8 months but higher fee has to be paid. अगर 4 मंथ से नहीं कर पाए लेकिन बहुत जरूरी है करना तो 8 महीने में भी कर सकते हैं और उसके लिए एडिशनल फी या हायर फी चार्ज की जाएगी. नेक्स्ट इज अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट्स. स्टैम्प एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट क्या करता है ना, ट्रांजैक्शंस के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करता है. ये क्या होता है ना, दिस इज काइंड ऑफ अ टैक्स, दिस इज काइंड ऑफ अ ड्यूटी which is charged on the amount incurred in that transaction, which is charged because some kind of gain is happening to either party on account of entering into that transaction. So whenever a document is not sufficiently stamped, उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन का एक प्रोसेस अधूरा रह गया है. जब कोई एक प्रोसेस अधूरा रह गया है उस वक्त पर ये डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? If the document is not sufficiently stamped, its presentation is still good presentation, though penalty under Stamp Act can be levied. स्टिल गुड प्रेजेंटेशन मतलब रजिस्ट्रेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा लेकिन स्टैम्प ड्यूटी क्यों पे नहीं किया वक्त पर, इसके लिए पेनल्टी किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है, लेवी किया जा सकता है. Re-registration. This provides registration of documents where original presentation was not by a person not authorized to register the document. जहाँ डॉक्यूमेंट पहली बार प्रेजेंट हो चुका है लेकिन किसी ऐसे पर्सन ने प्रेजेंट किया है जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, ऐसे टाइम पे वो दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है. Several executants. Executants means the number of parties who enter into that agreement, who enter into that document. So these are various number of parties who are parties to a document. Under section 24, a document executed by several persons at different times may be presented for registration and re-registration within 4 months from the date of each execution. अगर एक डॉक्यूमेंट सेवरली एग्जीक्यूट हुआ है, जब जब एग्जीक्यूट होगा उसके बाद 4 महीने में रजिस्ट्रेशन के लिए वो प्रेजेंट किया जाएगा. Documents executed out of India. Where the registering officer is satisfied that the document was executed outside India and it has been presented for registration within 4 months after its arrival in India, he may accept such document for registration and on payment of proper registration fee. A document executed outside India is not valid unless it is registered in India. Let's say कोई document है USA में execute हुआ है. अब जब तक वो इंडियन लॉस के तहत रजिस्टर नहीं होता है तब तक वो वैलिड नहीं होगा. जब भी वो डॉक्यूमेंट इंडिया में आएगा रजिस्ट्रेशन का,
डेट ऑफ अराइवल से 4 महीने कंसिडर करना है। प्रेजेंटेशन ऑफ विल मीन्स वसीयत। A will may be presented for registration at any time. Registration of will is optional. फिर भी कराना है करा सकते हो, उसके लिए टाइम लिमिट भी नहीं दिया हुआ है। Place of registration. The document relating to immovable property shall be presented for registration in the office of a sub-registrar within whose sub-district the whole or some portion of the relevant property is situated. जहां वो property situated है, उस property के jurisdiction में जिस sub-registrar का office आ रहा है, उस sub-registrar के office में वो property के documents registration के लिए present किए जाएंगे। Any other document may be presented for registration either in the office of sub-registrar in whose sub-district the document was executed, or in the office of any other sub-registrar under the state government at which all persons executing desire the document to be registered. Okay. अब दूसरा कोई डॉक्यूमेंट होगा, मतलब जो उस जुरिस्डिक्शन में फॉल नहीं करता है, वो भी प्रेजेंट किया जाता है। कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। प्रेजेंट किया जा सकता है कहाँ? उस सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जहां वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, जिस एरिया में वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, या फिर जहां सभी पर्सन्स का कहना है, मानना है कि हमें इस सब रजिस्ट्रार के ही ऑफिस में उसे एग्जीक्यूट करना है, वहां भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपी ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। अच्छा, एक बात हमें पता है, अगर उसकी वैल्यू 100 से ज्यादा होगी तो ही ये पॉइंट पिक्चर में आएगा। अगर 100 से कम होगी तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है अंडर सेक्शन 18, एंड अगर 100 से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अंडर सेक्शन 17। A copy of decree or order may be registered with the sub-registrar within whose sub-district it was made. Okay? जिस सब रजिस्ट्रार के jurisdiction में वो डिक्री या ऑर्डर कोर्ट ने दिया हुआ है, उसी सब रजिस्ट्रार के पास उसे रजिस्टर किया जाएगा। If the decree or order does not affect immovable property, it may be presented for registration in the office of any other sub-registrar under the state government at whose office all persons claiming under the decree or order desire it to be registered. देखो, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी तो हम जुरिस्डिक्शन का पता कर सकते हैं, उसके एरिया का पता कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डिक्री या ऑर्डर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है तो कोई दूसरा सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में प्रेजेंट किया तो भी चलेगा, प्रोवाइडेड वो डिक्री या ऑर्डर जितने लोगों को अफेक्ट करता है ना, हर किसी का क्या होना चाहिए? कंसेंट होना चाहिए कि दूसरे सब रजिस्ट्रार के पास उसे रजिस्टर करवाना है। Presenting of documents for registration. The following persons are entitled to present the documents for registration. मतलब who can present the document for registration? ये हमारा सवाल है। Some person executing or claiming under the same, or in case of a copy of a decree or order claiming under the decree of or order. वो हर पर्सन जिसने वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है, मतलब पार्टी टू द डॉक्यूमेंट, या जिससे उस पर्सन को कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, या अगर कोई कोर्ट का डिक्री या ऑर्डर है, वो हर पर्सन जिसके फेवर में या जिससे उसे कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। सेकेंड, रिप्रेजेंटेटिव और असाइन ऑफ सच पर्सन। ये जो पॉइंट 1 में पर्सन्स दिए गए हैं, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, वो भी कर सकता है डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। थर्ड, एजेंट ऑफ सच पर्सन। सच पर्सन मतलब कौन सा? ए पॉइंट। ए पॉइंट खुद, उसका रिप्रेजेंटेटिव या उसका एजेंट। हमें ये याद रखना है, एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव या असाइन अगर रहेगा तो पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड होनी चाहिए। बिना पावर ऑफ अटॉर्नी के ओरल अथॉरिटी पे ये चीज तय नहीं की जा सकती है
कि उस पर्सन के अलावा कोई और वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करेगा। It is immaterial whether registration of document is compulsory or optional. It is required to be presented by other authorized person, otherwise it is inoperative. ऐसा नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल है सिर्फ उसी के लिए ऑथोराइज्ड पर्सनल होना चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट ऑप्शनली रजिस्ट्रेबल है लेकिन पार्टीज उसे रजिस्टर करवाना चाहती है, फिर भी उसके लिए जो पर्सन उसे रजिस्टर करवा रहा है वो पर्सन ऑथोराइज्ड ही होना चाहिए। हम ऐसे नहीं बोल सकते यार ये सेक्शन 18 के तहत जो लिस्ट है उस लिस्ट में ये फॉल करता है तो कोई भी जाके रजिस्टर करवा ले, की फर्क पैंदा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, राइट। ऑल्सो फॉर रजिस्ट्रेशन अ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी इज रिक्वायर्ड। रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब क्या? ए इज एन एग्जीक्यूटेंट और ए चाहता है कि बी उसके बिहाफ पे जाके वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाए। मे बी बी इज एन एजेंट। अब उसके पास ना एजेंसी का अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या रिप्रेजेंटेटिव बोल के काम करने का कुछ और लेटर रहेगा, सब एक जगह, और उसने जाके रजिस्टर करना है, इसके लिए एक स्पेशली ड्राफ्टेड पावर ऑफ अटॉर्नी भी लगेगा। जैसे वो होता है ना कंपनीज के केस में, अगर डायरेक्टर्स को पावर दिया जाता है तो उतने पावर का अलग से बोर्ड रेजोल्यूशन बनाया जाता है। देखो एग्जांपल समझो, सेक्शन 21 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या करता है? सेक्शन 21 ऑफ कंपनीज एक्ट डायरेक्टर्स की मैनेजरियल पर्सनल इनको एक सब्सटेंटिव मैनेजमेंट के पावर में कंपनी के बिहाफ पे कोई डिसीजन लेने का, कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट एंटर करने का, साइन करने का पावर तो देता है, लेकिन फिर भी जब कहीं पे कोई कंपनी के बिहाफ पे लोन लिया जाता है, कहीं से कुछ बोरोइंग एग्जीक्यूट की जाती है, तो उसके लिए अलग से उस रिस्पेक्टिव सेक्शंस के तहत सेक्शन 180 बोलो ऐसे या सेक्शन 179 बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फेवर में उन्हें ऑथोराइज करने वाला एक अलग रेजोल्यूशन रहता है ना, उसे स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है। वैसे ही अगर मैंने अपने बिहाफ पे, अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है और मैंने अपने बिहाफ पे किसी मिस्टर एक्स को वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने के लिए कहा, वो मिस्टर एक्स मेरा एम्प्लॉय है, तो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है ही जो प्रूव करने वाला है दैट मिस्टर एक्स इज माय एम्प्लॉय। पर फॉर द पर्पस ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन वो एक और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या कोई और स्पेशल लेटर ऑफ अथॉरिटी मुझे उस एम्प्लॉय के नाम पर एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट व्हेन ऑपरेटिव मतलब कब से एक्टिव हो जाएगा। A registered document shall operate from the time from which it have commenced to operate if no registration thereof had been required and made and not from the time of its registration। ये याद रखना है आपने, डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया ना, ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसका डेट ऑफ एक्टिविटी टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगा, नहीं, जिस दिन वो एग्जीक्यूट हुआ है ना उसी दिन से वो ऑपरेटिव हो जाएगा। This you have to remember, the date of execution determines the priority। मतलब date of execution और date of registration रहेगा तो आपने operative date कौन सा लेना है? Date of execution ही लेना है। If a document is registered by two persons, the one which is registered before in time will get the priority over the other registration. Let's say this is a document. This document has been registered by A. This similar document has been registered by B. This has been registered by A in 2019 and this is being presented for registration by B in 2020. This was registered earlier, so this will be effective earlier. Simple first in first out, पहले जो registration के लिए present किया वो document valid माना जाएगा। Registered document relating to priority will when to take effect against oral agreement. A document which is registered under this act gets priority over non-registered agreement. Correct. अगर वो document registered रहेगा और अगर कोई और डॉक्यूमेंट रहेगा सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन का जो नॉन रजिस्टर्ड रहेगा, तो वो नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को
एविडेंशियरी वैल्यू कैसे दी जाएगी? सो जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड रहेगा, देखो एग्जांपल समझो, लेट्स से ए हैज अ प्रॉपर्टी, ही सोल्ड इट टू बी. A has a property, he sold it to C. He entered into a sale deed with A, he entered into a sale deed with, sorry, B, he entered into a sale deed with C. He entered into a sale deed with B in 2017. He entered into a sale deed with C in 2018. B was lenient. B ने अब सेल डीड एंटर करने के बाद वो प्रोडक्ट परचेस, वो प्रॉपर्टी परचेस करने के बाद उसके रजिस्ट्रेशन का के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी एफर्ट नहीं लिया. सी ने तुरंत जाके अपना प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया. ऐसे में अब ये नहीं माना जाएगा कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट हुआ है, ये माना जाएगा कौन सा पहले रजिस्टर हुआ है. तो वो हर डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड रहेगा उसे प्रायोरिटी, प्राधान्य, इंपॉर्टेंस मिलेगा कानून के नजर में. इसके ऊपर ना एक मैक्सिम है, क्वी प्रायर टेम्पर पोश्योर एस्ट ज्योर, ही हु इज फर्स्ट इन टाइम इज बेटर इन लॉ. देखो, अगर हम हमारे अधिकारों से रिलेटेड जागरूक है और हम जानते हैं हमें हमारे अधिकारों को सेफगार्ड करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ऐसे में जब हम हमारे अधिकारों के लिए सही ख्याल रखते हैं और हमारे सारे कर्तव्य पूरे करते हैं, तो लॉ भी हमें प्राथमिकता देता है, प्राधान्य देता है. Effects of non-registration of document required to be registered. An unregistered document shall not effect any transfer of immovable property. देखो यहाँ पर भी हमने देखा 2017 में डॉक्यूमेंट एंटर एग्जीक्यूट हो चुका है लेकिन रजिस्टर ही नहीं हुआ, उससे वो ट्रांजैक्शन इफेक्टिव नहीं होगा. ओके. दूसरा, कॉन्फर एनी पावर टू अडॉप्ट, किसी भी प्रकार का उससे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा. और तीसरा, एविडेंस बोल के वो प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है. अब भी क्या बताएगा कोर्ट में, मुझे प्रॉपर्टी पहले बेचा था, कोर्ट बोलेगा फिर तूने रजिस्टर क्यों नहीं करवाया, राइट? An unregistered document cannot be used as evidence in any legal proceeding to bring out any effect which would have realized if document was registered. अगर document registered होता तो उसकी जो लीगल वैल्यू होती वो किसी भी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को नहीं दी जा सकती है. इसलिए अगर वो डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड रहेगा तो वो डॉक्यूमेंट लीगली एविडेंस बोल के किसी भी कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है. An unstamped document is not admitted as evidence even for collateral purpose. Collateral का मतलब होता है related. उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई अनरजिस्टर्ड या अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट एविडेंस बोल के पेश किया जा रहा है तो भी वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा. रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स टू टेक इफेक्ट अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स. यस, हमने अभी वो जो प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल देखा उसमें यही देखा. एवरी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट शैल हैव प्रायोरिटी against every unregistered document relating to the same property. वो हर डॉक्यूमेंट जो भले ही एग्जीक्यूट बाद में हुआ है लेकिन रजिस्ट्रेशन उसका पहले हो गया है और अगर उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई और एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रहेगा उसे प्रायोरिटी नहीं मिलेगा. यहाँ एक चीज याद रखिए, डॉक्यूमेंट्स नॉट कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल, मतलब कौन से, एक्सेप्शन टू सेक्शन 17 एंड दूसरा है सेक्शन नंबर 18. ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन दो सेक्शंस में बताए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स अगर सिर्फ और सिर्फ डेट भी प्रूव कर देते हैं ना कि पहले रजिस्टर किया, पहले एग्जीक्यूट किया था, तो भी सफिशिएंट है, उन्हें प्रायोरिटी दिया जाएगा. क्यों? क्योंकि जब लॉ ही बोलता है कि इन्हें रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है तो ना करने पर कोई पनिश कैसे कर सकता है. Procedure on admission to registration. Particulars to be endorsed on documents admitted to registration. The following particulars shall be endorsed on every document which is presented for registration. Endorsed matlab shall be put on the face of the document or shall be mentioned on those
डॉक्यूमेंट्स, ओके, मेंशन, उसे एंडोर्समेंट कहा जाता है। अब अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए देना है तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर ये चीजें होनी अनिवार्य है, जरूरी है। signature and addition of every person admitting the execution of document, and if such execution has been admitted by the representative, assign or agent of any person, the signature and addition of such representative, assign or agent, वो हर person जो एग्जीक्यूशन को पार्टी था उस हर पर्सन का क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। और एडिशन, एडिशन मींस उसका नेम भी हो सकता है या फिर उसका इनिशियल्स लिखा तो भी चलता है। और उसके साथ कोई भी रिप्रेजेंटेटिव असाइन या एजेंट रहेगा ना तो उनका भी सिग्नेचर एंड एडिशन होना चाहिए, मतलब उनके नाम भी लिखे जाने चाहिए। फिर ये हो गई एक चीज। दूसरा, signature and addition of every person examined in reference to such document, उससे रिलेटेड कोई भी पर्सन अगर एग्जामिन किया गया है उसका भी साइन एंड एडिशन होना चाहिए। तीसरा, any payment of money or delivery of goods made in presence of the registering officer in reference to the execution of the document, and any admission of receipt of consideration whole or in part made in presence to such in presence in reference to such execution, मतलब कोई भी ऐसा पैसे या गुड्स जब डिलीवर किए गए हैं तो वो गुड्स या मनी से रिलेटेड या कितने गुड्स दिए हैं या कितना अमाउंट उसमें कंसिडरेशन में आया हुआ है, वो हर चीज उस डॉक्यूमेंट पे लिखना जरूरी है। सिंपल सी बात समझिए, इफ आई गो एंड बाय अ हाउस ना और एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें उस एग्रीमेंट या उस एग्जीक्यूटिंग डॉक्यूमेंट में मुझे उस प्रॉपर्टी का वैल्यू लिखना अनिवार्य होता है। तो ये तीन चीजें आनी चाहिए। तीन चीजों में सबसे पहला क्या है, एग्जीक्यूटिंग पार्टीज, रिप्रेजेंटेटिव, असाइनी एंड एजेंट का सिग्नेचर है। उसके बाद जो भी व्यक्ति एग्जामिन किया गया है उसका सिग्नेचर और नाम। और तीसरा, कोई भी मनी जब कोई भी मनी या कोई भी गुड्स डिलीवर किए गए हैं वो क्या किए गए हैं वो भी उस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बताना जरूरी है, या रादर उस डॉक्यूमेंट पर ही लिखना जरूरी है। If any person admitting the execution refuses to endorse the same, registering officer shall nevertheless register it but shall at the same time endorse a note of such refusal. वो हर पर्सन जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है उसे रजिस्टर तो करवाना है, लेकिन इसमें से कोई चीज अगर नहीं लिखनी है, रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा पर उसी के साथ साथ एक नोट भी लिखा जाएगा कि भैया इन्हें मना कर दिया, क्या किया इसने, मना कर दिया, कोई डिटेल अपनी देने से मना कर दिया है। ओके, नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। After an application is made, the registering officer shall endorse thereon a certificate containing the word registered along with the number and page of the book in which the document has been copied. मतलब एप्लीकेशन किया है, एंडोर्समेंट्स किए हैं, रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास आ गया वो, अब रजिस्टरिंग ऑफिसर ने वो सब कुछ देखा एंड वो देखने के बाद उसे लगता है ये रजिस्टर करना सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या करेगा, अब उसके ऊपर एक और चीज खुद से मेंशन कर देगा, सर्टिफिकेट मेंशन कर देगा कि ये चीज क्या है, रजिस्टर्ड, ऐसा उस डॉक्यूमेंट के ऊपर मेंशन कर देगा, एक बड़ा स्टैंप लगा देगा कि रजिस्टर हो चुका है। और उसी के साथ साथ क्या होगा, उस रजिस्टरिंग ऑफिसर का साइन रहेगा, सील रहेगा, सील माने स्टैंप रहेगा उसके ऑफिस का, और डेट रहेगी किस दिन पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ओके, certificate of registration in respect of a document is a prima facie evidence that the document has been legally registered and raises a presumption that registering officer is proceeded in accordance with the law. मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ गया ना तो सबसे पहली चीज देखते ही, प्राइमा फेसी मतलब प्रथम दर्शनीय, देखते ही ये एविडेंस मिल जाता है
कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये लीगली रजिस्टर हो गया है उस पर्सन के नाम पे। और एक और प्रिजम्पशन, मतलब एक और चीज ऐसी हम मान सकते हैं कि जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है, उस रजिस्टरिंग ऑफिसर ने लॉ को ध्यान में रखते हुए, सारी चीजों को जांच पड़ताल करते हुए फिर ही सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। Procedure after registration. On the document being registered, a copy of such document and of endorsements and certificate thereon shall be forwarded to every registrar within whose district any part of the property to which the instrument relates is situated. देखो, ऑन द डॉक्यूमेंट बीइंग रजिस्टर्ड, एक बार डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया ना, उसके बाद क्या करना पड़ता है, अ कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया है उसकी कॉपी, सबसे पहली चीज तो उसकी कॉपी, और एंडोर्समेंट एंड सर्टिफिकेट, मतलब उसके ऊपर क्या क्या चीजें लिखी गई है, मेंशन की गई है, वो किसको फॉरवर्ड करनी है, सबसे पहला तो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, एंडोर्समेंट, सर्टिफिकेट, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या हो गया, फॉरवर्ड करना है, किसको फॉरवर्ड करना है, हर रजिस्ट्रार को, क्योंकि रजिस्ट्रेशन किसने किया, सब रजिस्ट्रार ने किया, सब डिस्ट्रिक्ट में किया। अब वो सब डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में है, उस डिस्ट्रिक्ट का कोई रजिस्ट्रार होगा, उस रजिस्ट्रार के पास, कहा, जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, लोकेशन है जिस डिस्ट्रिक्ट में, वो जूरिसडिक्शन जिस रजिस्ट्रार के एरिया में आता है, वो रजिस्ट्रार के पास भी इसका एक सर्टिफाई या रजिस्टर हो चुका है ऐसा कॉपी देना जरूरी रहेगा, देना पड़ेगा। रिफ्यूजल टू रजिस्टर बाय द सब रजिस्ट्रार. Whenever a sub registrar refuses to register a document, he shall record his reasons in book number 2 and endorse the words registration refused, and on application made by any person executing or claiming under the document shall without payment and unnecessary delay give him a copy of reasons so recorded. अब देखो हमें क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले तो सब रजिस्ट्रार ने रजिस्टर करने से मना कर दिया। देखो पिछले स्लाइड में हमने देखा था, अगर सब रजिस्ट्रार रजिस्टर कर देता है तो उसने क्या एंडोर्समेंट करना है, रजिस्टर्ड। अब क्या हुआ है, सब रजिस्ट्रार ने मना कर दिया है, तो उसके पास ना कुछ बुक्स होते हैं, मतलब रजिस्टर्स होते हैं, तो उसने मना कर दिया है, तो कौन से बुक में एंट्री करनी है, बुक नंबर 2। ये हो गई दूसरी बात। और उसने रजिस्टर्ड अब एंडोर्स नहीं करेगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज हो गया, अब उसने क्या एंडोर्स करना है, रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज्ड, क्या बताएगा, रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज्ड। और अगर वो जो पर्सन है जो एग्जीक्यूट कर रहा है डॉक्यूमेंट या क्लेम कर रहा है, वो बोलता है भैया क्यों रिफ्यूज किया आपने, ऐसे में विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फी एंड अननेसेसरी डिले उस पर्सन को कॉपी ऑफ रीजंस देने हैं। मतलब जब जब रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज किया जाएगा तब तब उसके रीजंस रिकॉर्ड करना कंपलसरी रहेगा। ओके, सो क्या होगा, अब सब रजिस्ट्रार ने कर दिया रिफ्यूज, उसने अपने रीजंस रिकॉर्ड करने, देखो यहाँ भी लिखा है शैल रिकॉर्ड हिज रीजंस, उसने अपने रीजंस रिकॉर्ड करने, किस में एंट्री करनी है, बुक नंबर 2 में। और एंडोर्समेंट क्या करना है, रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज्ड। फिर अगर कोई पूछता है कि क्यों भैया रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज किए आप, तो उसने क्या करना है, उसने विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फर्दर फी रीजंस, कॉपी ऑफ रीजंस सो रिकॉर्डेड, जो भी उसने रिकॉर्ड किए बुक नंबर 2 में, उसका कॉपी उस पर्सन को, एप्लीकेंट को देना है। No registering officer shall accept for registration a document so endorsed unless and until, under the provisions herein after contained, the document is directed to be registered. मतलब जब तक ये रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज वाला एंडोर्समेंट हटके वो डॉक्यूमेंट वापस रजिस्ट्रेबल नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी रजिस्टरिंग ऑफिसर एंडोर्स या रजिस्टर उसको नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अंडरवैल्यूएशन ऑफ फॉर स्टैम्प और एनी अदर एक्सट्रानियस रीजंस, ये आपने याद रखना है।
स्टैंप ड्यूटी प्रॉपरली पे नहीं की है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, ये रीजन वैलिड रीजन नहीं होता है। अब सब रजिस्ट्रार ने तो रिफ्यूज कर दिया, तो सब रजिस्ट्रार के ऊपर कौन सा ऑफिसर है? रजिस्ट्रार। इस रजिस्ट्रार के पास क्या कर सकते हैं? अपील फाइल कर सकते हैं। ओके, देखते हैं अपील का क्या प्रोसीजर है। An appeal shall lie against an order of sub-registrar refusing to admit a document to registration to the registrar to whom such sub-registrar is subordinate if presented to such registrar within 30 days from the date of the order and the registrar may reverse or alter such order। मतलब सब रजिस्ट्रार ने क्या दिया है? रिफ्यूजल का ऑर्डर दिया हुआ है। सब रजिस्ट्रार के बाद ये किसके पास अपील किया जा सकता है कि भैया देखो ना सब रजिस्ट्रार ने क्या किया? ये किया जाएगा रजिस्ट्रार के पास। और कितने दिन में? सब रजिस्ट्रार का ऑर्डर आने पर 30 दिन के अंदर, 30 दिन के भीतर ये ऑर्डर या ये अपील रजिस्ट्रार के पास किया जाएगा। रजिस्ट्रार फिर से पार्टीज की बात सुनेगा और उसे रिवर्स कर सकता है। रिवर्स मतलब रजिस्टर करने कहा जा सकता है या ऑर्डर में कुछ चेंजेस करवा सकता है। It is immaterial whether the registration of document is compulsory or optional। मतलब registration refuse optional document में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अरे ये तो optional document है, जैसा है वैसा कर दो ना फाइल, जैसा है वैसा कर दो ना रजिस्ट्रेशन, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं होता है। अगर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है तो ऑप्शन ये है कि रजिस्टर ना करे। गलत डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाने की जिद कोई भी पार्टी नहीं कर सकता है ये बोल के कि सेक्शन नंबर 18 या सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 1 के एक्सेप्शंस में हमारा डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेबल, कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। इसलिए जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स का प्रोसीजर रहेगा वही प्रोसीजर ऑप्शनली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स के केस में भी वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। If the order of the registrar directs the document to be registered and the document is duly presented for registration within 30 days after making of such order, sub-registrar shall obey the same। ये देखते क्या है? If the order of the registrar directs the document to be registered, मतलब रजिस्ट्रार ने सब रजिस्ट्रार का ये क्या कर दिया है? सब रजिस्ट्रार का ये जो ऑर्डर है वो रिवर्स कर दिया है और उसने क्या बोला कि भैया देखो इसको रजिस्टर करवा दो। अब वो डॉक्यूमेंट दोबारा रजिस्ट्रार के ऑर्डर से 30 दिन के अंदर दोबारा सब रजिस्ट्रार के पास जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। अब सब रजिस्ट्रार के पास ना ऑप्शन नहीं है, शैल लिखा है, कंपल्सरीली उसको रजिस्ट्रार की बात मान के ये जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर करना ही पड़ेगा। Institution of suit in case of order of refusal by registrar, where the registrar refuses to order the document to be registered, any person claiming under such document or his representative or agent may within 30 days after the making of the order of refusal institute in the civil court within the local limits of whose original jurisdiction is situated the office in which the document is sought to be registered a suit for a decree directing the document to be registered in such office if it is duly presented for registration within 30 days after passing of such decree। मतलब क्या है देखो, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन किसके पास गया? सब रजिस्ट्रार के पास। फिर अपील हुआ रजिस्ट्रार के पास, ये भी बोला नो रजिस्टर नहीं कराएंगे, ये भी बोला नो रजिस्टर नहीं कराएंगे। ओके, अब पार्टीज किसके पास जा सकती है? इसका नो आने के बाद 30 दिन के अंदर पार्टीज जा सकती है सिविल कोर्ट। कौन से सिविल कोर्ट? ओरिजिनल जूरिसडिक्शन, एपेलेट जूरिसडिक्शन नहीं,
और क्या कर सकती है अब केस फाइल करेंगे। अब आती है केस की बारी कि डिक्री चाहिए हमें, एक ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जिसमें कि आप क्या करो, डायरेक्ट करो कि ये डॉक्यूमेंट क्या हो जाए, रजिस्टर हो जाए। कितने दिन में रजिस्टर हो जाए? सिविल कोर्ट की डिक्री आने के बाद 30 दिन के अंदर ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो जाए। चलो एक और बार थ्योरी देखते हैं। Where the registrar refuses to order the document to be registered, रजिस्ट्रार ने भी मना कर दिया। Any person claiming under such document, कोई भी पर्सन जो ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है, और हिज रिप्रेजेंटेटिव या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव, असाइन या एजेंट में, ऑप्शनल प्रोविजन है, अगर बहुत ही जरूरी है तो कर सकता है, विद इन 30 डेज आफ्टर मेकिंग द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल। ये 30 डेज कौन से है? रजिस्ट्रार ने जब मना किया ना तब के 30 डेज है ये वाले 30 डेज। ओके। Institute in the civil court within the local limits of whose original jurisdiction is situated, केस फाइल कर सकता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो सिविल कोर्ट के पास है उस सिविल कोर्ट में, the office in which the document is sought to be registered। sought मतलब मांगना, पूछना, चाहना। क्या किस चीज के लिए वो मांग रहे हैं कि डॉक्यूमेंट भैया रजिस्टर करवा दो। अब इस सिविल कोर्ट में क्या फाइल करेंगे? सूट फाइल करेंगे। किसके लिए? डिक्री डायरेक्टिंग द डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड। डिक्री एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, फॉर्मल स्टेटमेंट होता है सिविल कोर्ट का, जिसमें वो पार्टी के फेवर में कुछ राइट्स बता सकते हैं पार्टी के। इन सच ऑफिस, if it be duly presented for registration within 30 days after passing of such decree, सिविल कोर्ट की डिक्री आने के बाद 30 दिन के अंदर वो क्या हो जाए? रजिस्टर हो जाए। ऐसा सूट फाइल कर सकते हैं पार्टीज। Guys, if you have any questions regarding the Registration of Documents Act, you can ask or you can write it in the comments section. I'll be glad to answer. This chapter, Registration of Documents Act, is for CS Executive, and if you have any questions, I'll be glad to answer. I'll be glad to clarify. Thank you.